नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसे लोग अक्सर टेलबोन के पास सिस्ट, दोनों हिप्स के बीच में गांठ, पिलोनाइडल साइनस या पाइलोनाइडल साइनस, पाइलोनाइडल सिस्ट, पाइलोनाइडल एब्सेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये इंडिया में रैपिडली बढ़ रही कंडीशन है और हर महीने हजारों लोग YouTube पर सर्च करते हैं कि पाइलोनाइडल साइनस का विदाउट सर्जरी क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी सर्जरी नहीं करवाना चाहते और कई लोग बार बार सर्जरी करवा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है और आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है आप लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड ऐसे रिसर्च बेस्ड टॉपिक लाने में। और दोस्तों, मेरे पास जब बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आने लगते हैं जो बार बार सर्जरी करवा के परेशान होने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन उस डिसीज़ के बारे में नहीं है, इसलिए पेशेंट कुछ गलतियां करते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी घर बैठे मिल सके। तो आज हम बात करेंगे कि पाइलोनाइडल साइनस का विदाउट सर्जरी क्या ट्रीटमेंट है। अगर आप भी बार बार होने वाली स्वेलिंग से परेशान हैं, पेन से परेशान हैं, पस डिस्चार्ज बार बार हो रहा है या रिकरेंट एब्सेस बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम क्लासिकल होम्योपैथी के थ्रू इसका नॉन सर्जिकल परमानेंट सॉल्यूशन समझेंगे कि कैसे होम्योपैथी से विदाउट एनी सर्जरी पाइलोनाइडल साइनस को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पाइलोनाइडल साइनस। देखिए, पाइलोनाइडल साइनस एक क्रोनिक इन्फेक्टेड ट्रैक होता है जो टेल बोन के नीचे दोनों हिप्स के बीच के फोल्ड में डेवलप होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। अब ये क्यों होता है? या तो क्या है ना कि कोई ना कोई कंटिन्यू इन्फेक्शन बना हुआ है, या फिर आप लंबे समय तक बैठे रहने का काम करते हैं, या फिर वहां पर जो हेयर ग्रोथ होती है, कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि पेशेंट में हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा थिक होती है, या बार बार हेयर रिमूव करवाने की वजह से थिक हेयर हो जाते हैं और वो पिन की तरह स्किन में चुभने लगते हैं। और जब वो थिन हेयर पिन की तरह अंदर चले जाते हैं तो बार बार इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वहां पर सूजन डेवलप होती है, क्योंकि एक फॉरेन पार्टिकल होता है और बॉडी इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसलिए वहां पर सूजन होता है, दर्द होता है, कई बार हमें फीवर भी देखने को मिलता है। तो इनग्रोन हेयर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये मेन कॉज है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बार बार पसीना होना, इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में मोटापे की वजह से भी पाइलोनाइडल साइनस देखने को मिलता है, या फिर कोई फैमिली टेंडेंसी रही हो उस वजह से भी पाइलोनाइडल साइनस देखने को मिलता है। तो जो मेन कॉज है वो है हेयर। जब हेयर स्किन के अंदर चला जाता है, बॉडी उसे फॉरेन बॉडी समझकर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, फिर वहां पर एब्सेस बनता है यानी कि पस बनता है और वो वहां से फटकर बाहर निकलता है और ये फिर हील हो जाता है। देन उसके बाद वापस से इसकी रिकरेंसी होती है। कई बार ओपन सर्जरीज करवाने के बाद बार बार रिकरेंसी बनती है। तो मैंने देखा है कि 50 से 70-80% तक केसेस जो है उसमें रिकरेंसी देखी जाती है और वहां पर बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। तो पेशेंट कई गलतियां करता है सर्जरी के बाद भी, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैक बार बार बनता है, इन्फेक्शन बार बार होता है। तो आज हम इसी सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे कोई मरीज इस ट्रैक को बिना किसी सर्जरी के, या अगर बार बार सर्जरी हो रही है तो विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट कोई कट लगाए, कोई इंजरी किए, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कई बार महिलाओं में भी ये समस्या होती है कि वहां पर सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और निशान भी बहुत ज्यादा रह जाते हैं, या हीलिंग में, अगर आफ्टर सर्जरी भी हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे 4 से 5 महीने उसकी हीलिंग में लगते हैं, 1 से 2 महीने तक ड्रेसिंग करवानी पड़ती है, लोग ऑफिस नहीं जा पाते हैं, बहुत बेड रेस्ट करना पड़ता है। तो कई तरह की कंडीशन से बचने के लिए भी लोग विदाउट सर्जरी पाइलोनाइडल साइनस का ट्रीटमेंट सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पाइलोनाइडल साइनस अगर हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो टेल बोन के यहाँ पर आपको पेन देखने को मिलेगा,
और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको फीवर भी आ सकता है, सीटिंग आपकी डिस्कम्फर्ट हो सकती है और वहां से पस ड्रेन हो सकता है। इसके अलावा वहां पर एक लंप जैसा, एक गांठ जैसा आपको महसूस होता है और बार बार वहां से पस का डिस्चार्ज होता रहता है और एक्सट्रीम आपको डिस्कम्फर्ट वहां पर देखने को मिलता है। अब सर्जरी क्यों फेल हो जाती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर्जरीज करवा लीजिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में, लगभग 50 से 80% केसेस में सर्जरीज फेल हो जाती है, बार बार रिकरेंसी होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पाइलोनाइडल साइनस सर्जरी का रिकरेंस रेट लगभग 50 से 80% तक रिपोर्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो अंडरलेइंग कॉज है, जैसे इनग्रोन हेयर या कोई डीप इन्फेक्शन टेंडेंसी बन गई है, वो एड्रेस नहीं होती है, वूंड हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो होती है कई पेशेंट्स में, हेयर री इंटर हो जाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव वूंड्स केयर डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होता है। उस केसेस में भी हमें बार बार रिकरेंसी देखने को मिलती है। अब पाइलोनाइडल साइनस का होम ट्रीटमेंट क्या है? पाइलोनाइडल साइनस को आप कैसे होम्योपैथिक से ठीक कर सकते हैं? अब आते हैं इसके सही ट्रीटमेंट पर। तो हाउ क्लासिकल होम्योपैथी वर्क्स। मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल होम्योपैथी की, क्योंकि कोई भी अगर क्रोनिक डिसीज है, लाइलाज बीमारी है, डिफिकल्ट केसेस होते हैं, उनमें क्लासिकल होम्योपैथी ही एक ऐसी पैथी है जो प्रॉपर डायग्नोस करते हुए उसको रूट लेवल पे ट्रीट कर सकती है। होम्योपैथी में तरह तरह की थेरेपीज दी जाती है। जैसे एक होती है थेरापेटिक तरीका, जहां पर एक कोई एक्यूट केस है, पेन हो रहा है, आपने बस केवल बीमारी का नाम सुना या कोई एक सिम्टम का नाम सुना, एक्यूट केस में आपने कोई ट्रीटमेंट दे दिया, या बहुत सारे आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि अगर ये बीमारी है तो ये दवाई खा लीजिए, इसकी 2-2 बूंद लीजिए, 5-5 बूंद ले लीजिए। तो ये तरीका होता है थेरापेटिक तरीका। लेकिन इससे डिसीज जो होती है वो मैनेज होती है, या फिर प्रॉपर एक सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने पेशेंट से बात नहीं करी है, पेशेंट ने डॉक्टर से कोई कंसल्ट नहीं किया है, सिर्फ कोई वीडियो देखकर, किसी रेमेडी का नाम सुनकर कहीं फार्मेसी से जाके वो रेमेडी खरीद के खा लिए। पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि उसको किस पोटेंसी में दवा चाहिए, पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि उसके लिए एक परफेक्ट मेडिसिन, एक परफेक्ट डोज और एक परफेक्ट पोटेंसी क्या है, और वो सीधे मेडिसिन का नाम सुनता है और वो खरीद के खा लेता है। इस केस में रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, या फिर किसी डॉक्टर के थ्रू थेरापेटिक तरीके से अगर ट्रीटमेंट दिया गया है तो उस केस में भी एक बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर आपको एक बेहतर रिजल्ट होम्योपैथी में चाहिए तो क्लासिकल होम्योपैथी के थ्रू ही बहुत सारी ऐसी क्रोनिक डिसीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। क्लासिकल होम्योपैथी में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि साइनस का ट्रैक्ट है और उसको ड्राई करना है, जबकि उसका रूट कॉज देखा जाता है। डीप सुपुरेटिव जो टेंडेंसी है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई हेयर फॉलिकल्स तो नहीं हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशंस तो नहीं हो रहा है, पेन हो रहा है तो किस टाइप का हो रहा है, पल्सेटिंग पेन हो रहा है, लाइक लपजप वाला पेन हो रहा है, पिन चुभने वाला पेन हो रहा है, तो इस पेन के टाइप में भी मेडिसिन्स चेंज हो जाती है। और रिकरेंट एब्सेस, अगर कोई फॉर्मेशन बार बार टेंडेंसी तो नहीं बन रही है कि एब्सेस बार बार हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट कितनी बार सर्जरीज करवा चुके हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसी है, पेशेंट की सहन करने की क्षमता कैसी है, पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है या ठंडी ज़्यादा लगती है, उस हिसाब से ही रेमेडी का चुनाव किया जाता है होम्योपैथी में। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बीमारी के नाम पे कोई दवा का चुनाव किया जाता है। होम्योपैथी में हमेशा पेशेंट की थर्स्ट, थर्मल, उसको भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है, मुंह सूखा तो नहीं रहता है, इसके अलावा उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, उसने पास्ट टाइम में किस तरह का ट्रीटमेंट वो ले चुका है, अभी उसकी सेंसिटिविटी किस तरह की है, इसके अलावा उसको गर्मी ज़्यादा लगती है या ठंडी ज़्यादा लगती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट मोटा है, लंबा है, पतला है, नाटा है, पेशेंट के हेयर किस तरह के हैं, कर्ली हेयर है, ड्राई हेयर है या फिर ग्रेइंग हेयर है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसमें होम्योपैथी कैसे काम करती है? तो होम्योपैथी की जो रेमेडीज है वो पस फॉर्मेशन को रेगुलेट करने लगती है और ट्रैक को ग्रेजुअली कोलैप्स करवाती है, और इसके अलावा फ्रेश एब्सेस बनने की जो टेंडेंसी है
वो खत्म करते हुए परमानेंट रिलीफ देती है। बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि पाइलोनाइडल साइनस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज कौन कौन सी है। तो दोस्तों, बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज जो होती है वो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सारी पेशेंट की केस हिस्ट्री, उसकी जब अपन काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो उस पर निर्भर करता है कि उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी कौन सी होगी। उसके लिए जो डोज तैयार किया जाए तो उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से कौन सा डोज उसके लिए परफेक्ट होगा। उसके लिए 30 पोटेंसी सही रहेगी, 200 सही रहेगी, 10 सही रहेगी। प्लस क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप वैसा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। क्योंकि होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो पोटेंटाइज की हुई मेडिसिन रहती है। अगर उस पोटेंटाइजेशन में ज़रा सा भी अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उसका जो इफेक्ट है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए उसकी पोटेंसी का, उसकी क्वालिटी का, उसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कॉमन रेमेडीज हैं, जैसे कि हीपर सल्फ है, जैसे कि साइलिशिया है, मेरिस्ट्रिका है, नक्स वोमिका है, कैलकेरिया फोस है, कैलकेरिया सल्फ है, नेट्राम्यूर है, मेरिस्ट्रिका है, सल्फर है। ये बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इनकी पोटेंसी और इनकी मात्रा हमेशा पेशेंट की सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी और उनकी कंडीशन पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं आपको कभी ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये 2-2 बूंद खा लीजिए, ये दवाइयाँ आप मेडिकल पे जाके ले आइए और आप इसको खाना शुरू कर दीजिए, आप 1 हफ्ते तक खाइए, ठीक हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी मैं आपके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपकी हेल्थ के साथ सरासर ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैंने आपको नहीं देखा, ना मैंने आपकी काउंसलिंग की है कि आपकी कंडीशन किस टाइप की है, आपकी सेंसिटिविटी किस टाइप की है, आप किस कंडीशन से किस फेज में गुजर रहे हो, मैंने आपको नहीं देखा है। इसलिए कभी भी ऑनलाइन देखकर दवाइयां मत खाइए। बाकायदा डॉक्टर से कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं, आप डॉक्टर को कॉल करिए, बात करिए, या फिर आपके जो नियरेस्ट अगर कोई बेस्ट अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है जो पूरी केस हिस्ट्री नोट डाउन करके, केस को रिपोर्टराइज करके फिर अच्छे से दवा तैयार करके देता है और आपको प्रॉपर टाइम देता है, ऐसे डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, बात करिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। और अगर आपके नियरेस्ट में ऐसा डॉक्टर नहीं है तो मेरे नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी जाती है प्रॉपर काउंसलिंग करके। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि डायरेक्ट मेडिसिन लेने से हमेशा बचिए।